बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी कर दी गई है। 135 इदारों में 600 से ज़ायद इस्लाहात की गई हैं। शफाफियत और डिजिटल गवर्नेंस पर जोर दिया गया इस रिपोर्ट में। आपको ये मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहात का ज़्यादातर दायरा तवानाई, कानून व इंसाफ, डिजिटल गवर्नेंस और IT शोबों पर मरकूज़ है। 200 से ज़ायद इक़दाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए नाफिज किए जा चुके हैं, जिसमें से शफाफियत में इजाफा और सवाबदीदी इख्तियारात में कमी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के नतीजे में पावर सेक्टर में 1.4 ट्रिलियन रुपए की बचत मुतवक्के है, जबकि मादनी वसाइल और तवानाई की नई पॉलिसियों के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी के अहदाफ भी नाज़रीन इस रिपोर्ट में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि ये इस सिलसिले की दूसरी सालाना रिपोर्ट है और रिपोर्ट में दायरा जाती इस्लाहात का तफसीली अहाता किया गया है। रिपोर्ट की गई इस्लाहात को वाज़ेह करती है कि उनके मौसर होने का तज्जिया रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इस पर बात करेंगे कि कितने मौसर हैं या नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 135 से ज़ायद विफाकी इदारों में 600 इस्लाहात इक़दाम किए गए हैं। इदारा जाती सतह पर इस्लाहात का मकसद वक्ती फैसलों की बजाय देरपा निज़ाम का क़याम वाज़ेह है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी कि कुछ ऐसे फैसले किए जाएँ, ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो कि देरपा साबित हों। पाकिस्तान डिजिटल नेशन एक्ट 2025 के नफाज से डिजिटल मईशत के लिए कौमी फ्रेमवर्क कायम किया गया। ये रिपोर्ट के कुछ चीदा निकात है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। डिजिटल गवर्नेंस का मैंने अभी आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाया गया है। स्किल टेक पाकिस्तान के तहत 2700 इंटर्नस को अमली मैदान में तैनात किया गया है और 12,600 पेशा वराना सर्टिफिकेशंस जारी किए गए हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्रीलांसिंग को फ़रोग़ दिया गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई पेंशन के निज़ाम में डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया है, जबकि 23,000 से ज़ायद दिफाई पेंशन रिकॉर्ड्स डिजिटल निज़ाम में मुंतकिल किए गए हैं। ये रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के तमाम पेंशनर्स को बैंक अदायगी से मुंसलिक किया गया है। पाक फ़ौज के 92% पेंशनर्स भी डिजिटल अदायगी के निज़ाम में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबे में इस्लाहात से 1.4 खरब रुपए से ज़ायद की तवील मुद्दती बचत मुमकिन होगी और दरामदाद में कमी के नतीजे में तकरीबन 1 अरब डॉलर की बचत हासिल की गई है। गैस के हवाले से, तेल के शोबे के हवाले से भी इस रिपोर्ट में है कि गैस और तेल के शोबे में 5 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी मुतवक्के है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इस पर ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग की गई है, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसा कुछ होगा। रेकोडेक मंसूबे में 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी की समत अमली पेशरफ्त है और धमाका खेज मवाद के लिए मुल्क गिर ट्रैक का निज़ाम नाफिज किया गया है। 15,000 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को GPS निगरानी के निज़ाम से मुंसलिक किया गया है। नाज़रीन, इसमें और भी बहुत कुछ है। मसनूई ज़हानत के ज़रिए टैक्स निगरानी और कंप्लाइंस बेहतर बनाई गई हैं। फिर निजकारी के अमल में ऑफिस निज़ाम, डिजिटल रिकॉर्ड रूम का क़याम और दारा जाती याददाश्त महफूज है। मतलब इस सारे रिपोर्ट में काफ़ी कुछ है, डिटेल्स में इस सब में डिस्कस करते हैं। काफ़ी नकात हैं। रोयत हलाल के लिए वाज़ेह कानूनी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है। इस्लामी अहद के तारीखी कलों और मसाजिद की बहाली के मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। अब ये जो मनसूबे हो चुके हैं उसके बारे में है। 56% मुस्तफ़ीद ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खुद कफ़ील हुए हैं। आला तालीम में इंटर्नशिप और इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ सर्टिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीन में ज़राई तरबियती प्रोग्राम के तहत 885 ज़राई माहिरीन को जदीद महारतें भी सिखाई गई हैं। ख़वातीन के लिए आ जाते हैं। ख़वातीन के लिए कारोबारी पॉलिसी के तहत 3 लाख ख़वातीन की माशी शमूलियत का हदफ मुकर्रर किया गया है और इसके हवाले से SMEs के शोबे में 59,000 से ज़ायद कारोबार को माली और फ़नी मुआवनत भी फ्राहम की गई है। बजट के मुतालिक भी इस्लाहात पे है। बजट इस्लाहात से ज़रिए वज़ारत कश्मीर, अमूर और गिलगित बल्तिस्तान के सरमाया अखराजात में नुमाया कमी और माली नज़्म व ज़ब्त मजबूत हुआ है। बहरहाल जी, ये चीता पॉइंट्स कुछ रिपोर्ट के जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। कौमी सेहत के शोबे में इस्लाहात की बात की जा रही है। नेशनल हेल्थ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी 2026 से 2035 की तैयारी के बारे में भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। पाकिस्तान की इस्लाहाती रिपोर्ट रियासती इदारों में शफाफियत, इस्तेकाम और मौसर हुक्मरान की वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। बहरहाल जिस रिपोर्ट पे आज डिस्कशन करते हैं कि ये रिपोर्ट कैसी है, क्या है। इस हवाले से आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है
स्टूडियो में ज्वाइन किया मियां सैफुर रहमान साहब है। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर आदिल है, सीनियर इकोनॉमिस्ट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 आपके ख्याल में, मैंने अभी उसके सीधे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, आपने पूरी डिटेल में ये रिपोर्ट पढ़ी होगी। ये क्या है रिपोर्ट और इसे तैयार करने का एक्चुअल पर्पस क्या था, इसे क्यों तैयार किया गया है? हमारी जो इकोनॉमी की जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो जो आप देखा जाए वो एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है। और हमारा जो भी हेलो जी प्लीज डॉक्टर साहब कंटिन्यू रखें। जी, कंपेरेटिवनेस का ड्रिवन एक इकोनॉमी हमने ये मकसद बनाना है। तो इसमें ये है कि जहाँ पे कंपटीशन को और जहाँ पे कंपटीशन की तरफ से एक ग्रोथ की तरफ हम जाए, तो उसमें हमारी जो माशियत के जो चैलेंजेस है वो उस तरह के स्ट्रेंथन करनी है। तो इस रिपोर्ट का ही पूरा मकसद यही है कि एक चीज इसका जो इसके मुख्तलिफ थीम्स है। तो इसका सबसे पहला जो थीम जो आगे जो सामने आता है वो एक एंटी एक्सपोर्ट बायस को वो खत्म करना है। तो इसमें आप देखें तो इसमें अबाउट हमारे एक पॉलिसी एक आई थी रिसेंटली जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी थी, वो काफी ही उसके आप देखें एक पूरा आइडिया ये था कि स्ट्रक्चरल चेंज करने की जो चक्कर जो था पूरा उसमें एक पूरा जो डिजायर था वो करना था। पर उसमें काफी आपके चैलेंजेस बाद में आए कि काफी इंडस्ट्रीज वगैरह नाखुश थी वो काफी वो उसके वो रिपोर्ट की वजह से। और इसमें अबाउट वही रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें अबाउट 98% हमारे इंडस्ट्रियल इनपुट्स पे टैरिफ्स कम करने की बात थी। ठीक है। तो उसमें काफी रिएक्शन आया और वो रिएक्शन जो था आपका वो बड़ा ही आप समझते हैं नेगेटिव तरीके से था कि वो इंडस्ट्रीज और उसी तरीके से एक चैलेंज क्रिएट किया गया है। तो वो देखें आप जब रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो ऑलवेज हमारे दूसरी जो साइड होती है उसको काफी इफेक्ट एक आता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक डॉक्यूमेंट जो है इस तरह से, और इसके ये डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस यही है कि ये रिफॉर्म्स की जो इंपॉर्टेंस है और उस तरीके से प्रेजेंट की जाए, एक लोगों को जो आवाम को जो प्रेजेंट की जाए। और इसका मकसद ही यही है बिकॉज हर जो रिफॉर्म्स पे उस पर कॉस्ट आता है जो आपकी आवाम का जो काफी होते हैं नुमाइंदे वो या इंडस्ट्री के नुमाइंदे होते हैं वो काफी अफेक्ट होते हैं नेगेटिवली। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने चाहते हैं कि इस पे जो आए जाए जो एक डिटेल रिपोर्ट जो हर रिफॉर्म्स को एक एनालाइज करे, डीपली एनालाइज करे और वो बताया जाए। तो इसमें काफी मुख्तलिफ थीम्स हैं जो ट्रेड की तरफ है, काफी मुख्तलिफ आपने थीम्स इसकी बात की है। ये काफी वो ये थीम्स के हर पॉइंट को एक तरीके से डाइसेक्ट किया गया है और उस तरीके से बात की गई है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है और उस अगर रिफॉर्म को हम अडॉप्ट करें तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी रिपोर्ट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे आना जब एक मुल्क हमारी स्टेबलाइजेशन से अब डिजायर चेंज हो रहा है टुवर्ड्स ग्रोथ, तो उसमें हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से वो ग्रोथ करनी है अचीव, और इस तरीका ये जो यूज करना है रिफॉर्म्स का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस तरीके से हमने आगे बढ़ना है इसमें। तो ऐसी रिपोर्ट एक आई थिंक इस पे जो मुख्तलिफ थीम्स की जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हाईलाइट किया गया है हर थीम को और उस तरीके से उसमें बात की गई है। अब मैं मियां साहब की तरफ आती हूँ। मियां साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। अच्छा, मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि देखिए दूसरी रिपोर्ट्स भी होती हैं। ये जो पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट है 2026 ये जो अभी आई है ये दूसरी रिपोर्ट है। असल आपके ख्याल में इसका असल पर्पस क्या था इस रिपोर्ट का? क्योंकि रिफॉर्म्स की बात की जाए हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि इदारों में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स होंगी तो बेहतरी आएगी बहुत सारी चीज़ों में। इस रिपोर्ट को आपके ख्याल में क्यों तैयार किया गया है? लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आ रही है कि दुनिया इंटरडिपेंडेंट भी है, इंटर कॉम्प्लीमेंट्री भी है और आपस में कंपटीशन भी हर जगह। ठीक है। अब दुनिया में जो नए ट्रेंड्स हैं, नए नए रिफॉर्म्स के भी पैकेज आते हैं, फिर आप उनके साथ अगर कंपेटिबल नहीं होंगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं, जैसे IMF की नहीं पूरी कर पाते, तो जैसे IMF आपको कहती है कि जी आपके इतने लोग टैक्स पेयर्स हैं तो बाकी टैक्स पेयर्स नहीं है, आप लोगों को टैक्स लगाएं जो वेल्थी क्लासेस के एफ्लुएंट क्लासेस के लोग हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी लाएं। जो आदमी के पास इतना वाइड लैटिट्यूड है, एक ऑफिसर के पास डिस्क्रेशन है वाइड, वो कम करे, जैसे डिजिटलाइजेशन है, ये भी एक रिफॉर्म है। जिस तरह हमारे यहाँ आपको याद होगा कि लाहौर जैसे शहर और रावलपिंडी और बहुत से शहरों में कुछ ऐसे मवाजे हैं, कुछ ऐसे मौजाजात हैं, यानी ऐसे विलेजेस हैं, ऐसे सबर्बन पटवार खाने हैं कि जहाँ पे पटवारी एक एक फ़र्द जारी करने का जिसका 200-300-400 रुपये उजरत होती है, लाख लाख रुपये रिश्वत लेते थे। तो उसको कहते थे कि जी इसको डिजिटलाइजेशन करें, रिफॉर्म करें ताकि चीज़ें सही पैटर्न पे चलें। तो या फिर अगर आपने अपने तौर पे चलाना है इसको अफगानिस्तान बना के पाकिस्तान को कि जी हम किसी के आगे ना जवाब दें ना हम, तो फिर हमारे साथ कोई आप डील नहीं कर सकते। अब जब आप दुनिया के किसी इकोनॉमिक निज़ाम में जुड़े हुए हैं तो उस इकोनॉमिक निज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको थोड़ी बहुत पूरी करनी पड़ेगी, भले
माजी में हमारे यहाँ एक काम होता रहा है, वो तो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है, प्रोग्राम भी करती हैं, कि हमारे से बहुत से अदारों की शिकायत आ जाती थी बाहर से कि जी आप फज फिगर्स दे रहे हैं, कि जब वो कहते थे कि जी आप बेंचमार्क पूरे नहीं कर रहे, कि जी आपको हम पैसा भी दे देते हैं, पैकेज भी दे देते हैं, आप फिर मांगने भी आ जाते हैं, तो बाद में फिर आप कहते हैं जी हमसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आज हमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल एक एडिफिस बना के दिखाएं, एक बेस बना के कि कहाँ कहाँ पे कमी है। बुनियादी तौर पे तो रिफॉर्म का ये मतलब है कि जैसे अभी मेरे भाई ने ग्रोथ की बात की कि स्टेबलाइजेशन से नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ग्रोथ, तो ग्रोथ तो सस्टेन ही नहीं कर सकती अगर रिफॉर्म्स नहीं होंगे। और अगर हाँ रिफॉर्म्स का जो लफ्ज है वो बड़ा मायने खेज है, क्योंकि मैं रिफॉर्म्स की जो हमारे यहाँ अक्सर होती हैं उसकी बहुत डट के मुखालफत करता रहा। ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, मुखालफत से मुराद है मैं क्रिटिसिज्म करता था कि जी जहाँ पे रिफॉर्म्स होती हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात होती है, जुडिशरी बैठ जाती है। जब आपके यहाँ कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होती है उसमें कुछ और वाक़या हो जाता है। अब ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज की कई रिफॉर्म्स आई। हमारे इशरत हुसैन साहब का गवर्नर, पढ़े लिखे आदमी, बड़े वेल रेड थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स थी उसका भी पैटर्न देख रहे। सिविल सर्विसेज की कई रिफॉर्म्स हुई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब मैं भी एक CSS अफसर बना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ गई। उन्होंने कहा जी ये जो ऑफिसर्स हैं, हमें उन्होंने कहा जी ये ऑफिसर जो आएंगे तो आवाम में से होते ही नहीं है। भाई भले क्यों नहीं होते, मैं तो 50 रुपए दे के ऑफिसर बना था, यानी जो फीस थी उसमें तो और कोई ना सिफारिश थी ना कोई ऐसा हैंकी पैंकी होती थी, तो कंपटीशन ही होता था। तो हुआ ये कि फिर रिफॉर्म्स आ गई, उसमें कहा गया जी कि इनसे घास चरवाएं, इनसे यानी घास पकड़ के काटें, जाके खेतों में काम करें, और बसों में बैठे बगैर पैसे के, उन्हें पता लगे बस का डंडा पकड़ के जब 10 किलोमीटर आएंगे तो अफसर की अंदर से जो वो होती है एरोगेंस वो खत्म हो। तो रिफॉर्म्स के नाम पे बड़े बड़े पैकेज आए। इट्स गुड कि रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम दिल से रिफॉर्म्स कर लें और दुनिया के जो सेट पैटर्न्स हैं कामयाब, उनको फॉलो करें तो मेरा ख्याल इज्जत भी मिलेगी और थोड़ा बहुत लेकिन रिफॉर्म्स की पैसा भी मिल आप जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म्स की किसी ना किसी तरीके से जरूरत है। वो अलहदा बात है कि माजी में रिफॉर्म्स के नाम पे, जिस तरह से आपने भी रेफरेंस कोट किया, जो कुछ हुआ एतबार हट गया रिफॉर्म्स के नाम पे, लेकिन जरूरत है। लोग कहते हैं शायद गवर्नमेंट एक कोई ये भी कर रही है, लेकिन रिफॉर्म्स की जरूरत तो बड़ा है। गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स कर भी रही है वो बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स अब खुद ना भी करना चाहे तो दुनिया के साथ हम जुड़े हुए इकोनॉमिक सिस्टम से। और वैसे भी ये मिसाल पाकिस्तान कंट्री पार्टनर है जिसने ये रिपोर्ट तैयार किया है उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर उस दिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी गए हुए थे, गालिबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो जब ये हमारा दुनिया के साथ हमने जुड़ना भी है, पैसा भी मांगना है, कोई ना कोई हमने जाके उस सिस्टम के अंदर रह के इंटेग्रेट होके काम चलाना है, तो फिर आप चले भले दिखावे की रिफॉर्म से वो 100 कहें तो आप 10 तो कर लेना। हाँ, ये ना हो कि गिनती में आप कह देंगे जितनी रिफॉर्म्स हुई कि आपने 100 पटवारी मुअत्तल कर दिए 100 दफा एक, तो वो आप कहेंगे 100 रिफॉर्म्स होगी। रिफॉर्म तो बुनियादी तौर पे एक पैटर्न का नाम है कि एक सिस्टम जो चल रहा है एक खास पैटर्न पे, एक खास अंदाज में, उसमें रिफॉर्म। अगर एक अदारे में कितनी रिफॉर्म्स कर सकते हैं आप, और ये भी ना हो कि रिफॉर्म्स के जोश में हम बस रिफॉर्म्स ही करते रहे, काम कोई ना हो, परफॉर्मेंस कोई ना हो। ये तो उम्मीद हम करेंगे कि अगर रिफॉर्म्स की बात की जाएगी तो जो परफॉर्मेंस भी दे। डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ मैं, सबा जन दोबारा आती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए, स्कोर कार्ड को अगर हम देख लें, माजी के भी स्कोर कार्ड को देखें, अभी भी हुकूमत का स्कोर कार्ड हमारे सामने है, ये रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट्स को भी देख लें, उसको सामने रखते हुए और सियासी एतबार दोनों को सामने रखते हुए किस तरह मुख्तलिफ है? तो देखिए, एक चीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो ये रिपोर्ट में जो सामने आता है, काफी डिटेल्ड एक एनालिसिस है कि रिफॉर्म्स की कॉस्ट क्या है, जो आप बोल रहे हैं स्कोर कार्ड क्या है। तो एक्चुअली अगर रिफॉर्म्स नहीं करते उसका कॉस्ट क्या है, राइट? तो अभी जैसे रैशनलाइजेशन पैकेज जो हुआ था आपका टैरिफ पॉलिसी का, उसका तकरीबन कहते हैं $125 बिलियन रुपए का एक रिलीफ आएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अगर इनपुट कॉस्ट रिड्यूस किया जाए। तो वो सीधा साधा एक एनालिसिस है आपके सामने कि आपका कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स इतना हाई है, अगर हम उसको टैरिफ लगाते कम करते हैं तो हमारा कितना क्या होगा, क्या फायदा होगा। फिर दूसरी एक बात आ जाती है, अगर रीजनल कनेक्टिविटी की बात आ जाए, जो रिफॉर्म्स के लिए बड़ी बात होती है कि रीजनल कनेक्टिविटी हमने इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए अगर हम काराकोरम हाईवे और उसकी जो हमारे जो दूसरे जो बॉर्डर्स हैं, जो लैंड बॉर्डर्स है, उसके लिए हम इन्वेस्ट करें और हम उसको आगे बढ़ाए, चाइना से कनेक्टिविटी करें, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी करें, तो उससे हमारा क्या फायदा होगा। तो वही एक जो कॉस्ट की जो बात है वो इसमें बड़ी दी गई है
कि आप जब नहीं करते वो चीज तो आपके लिए बड़ा ही कॉस्ट है। अब अगर आपके बॉर्डर्स बंद है तो उसमें इकोनॉमी के लिए बड़ा कॉस्ट है, और वो जो कॉस्ट आपको एक सामने आ जाता है पिक्चर, और जब आप रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो आपके जो कॉस्ट रिड्यूस करने के जो तरीके हैं उससे आपके बड़ा एक ऐड आ जाएगा। अच्छा, दूसरी एक बात है, अनफॉर्चुनेट जैसे आपके स्टूडियो में भी एक डिस्कस हो रहा है अभी कि काफी हमारे जो रेगुलेशंस है वो अननेसेसरी है। तो वो 89 या 90 जो है रिडंडेंट रेगुलेशंस है जिसकी अननेसेसरी है, और एक हमारा जो डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है वो कह रहे हैं 250 रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करेगा। ये एक बड़ी चीज है, बिग डील है इस तरीके से। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC जो है उसमें उसके लिए बड़ा ही एक मेजर चीज है कि जो रेगुलेशंस आपके जो एग्जिस्टिंग है और वो अगर आपके कॉस्टली है तो उसको रिमूव करने से क्या फायदा है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं 360 बिलियन रुपीस का हर साल फायदा होगा अगर ये रेगुलेशंस आप खत्म करेंगे। तो खत्म करने की बात है रेगुलेशंस जो हमने जो लगाई हुई है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप या ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन की तरफ जाती है, तो उसमें बड़ा है। तो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की जैसे बात हो रही है उससे 341 रजिस्ट्रेशन और परमिट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे एक जगह पे। और जैसे आपका पाकिस्तान सिंगल विंडो अभी जो आपका एक बड़ा एग्जांपल है, वो एक काफी एक बड़ी चीज है जो अबाउट 70 से 80 डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक्सपोर्ट रिलेटेड या इंपोर्ट रिलेटेड सर्टिफिकेशंस और उसकी बात करता है। वो एक जगह पे सिंगल वन रूफ या वन विंडो की बात कर रहा है और उसके अंदर लेके आता है और आपके जो प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करता है और डिजिटलाइज करता है। और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उससे आपके जो कॉस्ट जो कम होते हैं आपके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपका ट्रेड में फायदा हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस तरह है जो आपका नेशनल कंप्लायंस सेंटर की एक बात है। अगर उससे हो जाएगा तो आपके जो गुड्स हैं वो कौन सी रिफॉर्म्स और कौन से आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या कौन से सर्टिफिकेशंस से वो कंप्लाई करते हैं इंटरनेशनली कि वो जाके फिर एक्सपोर्ट कर सके उसे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। फिर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर का जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तकरीबन 22,000 फ्रीलांसर्स है रजिस्टर्ड मुल्क के अंदर, और वो किस तरह हमने उसका फायदा करना है। तो डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है करना। तो ओवरऑल इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बात की गई है। कंपटीशन कमीशन जो आपका है उसको रीशेप करने की बात इंपॉर्टेंट बड़ी है कि उससे बिजनेसेस काफी फायदा। और फिर आपने मुख्तलिफ और ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक एक चीज है कि डिस्कशन इस रिपोर्ट में होना और इस रिपोर्ट में। फिर हमारा बात है गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। तो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कहा है जो रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस की जाए उसको मॉनिटर करना होगा, कि मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाए। और फिर इंप्लीमेंट के लिए आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है और आपको इंश्योर करना है कि एक स्कोर कार्ड बना जाए जो अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी मुझे बता दें, फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो जो डोमिनेट करते हैं वो रिफॉर्म्स लैंडस्केप पे बिजली और तवानाई का शोबा है। ये क्यों डोमिनेट कर रही है सर? ये अभी सबसे जो ज्यादा जो कॉस्ट है आपका वो आता है बिजली का। आप जो आपका इंक्रीज हुआ है उससे इन्फ्लेशन की बड़ी इफेक्ट आ जाती है। हमारे इंडस्ट्रीज की नेचुरली कंपेटिटिवनेस पे इशू आ जाता है। अगर हम हाई एनर्जी कॉस्ट होंगे मुल्क के अंदर तो हम इंडस्ट्रीज भी नहीं कर पाएगी, ना ही हमारा कंज्यूमर खुश होगा और ना ही हमारा जो अब जो सोलराइजेशन का जो हुआ है वो पूरा आपका वो पूरा स्टक हो गया है। बिकॉज आपकी जो सोलराइजेशन पॉलिसी थी वो भी एक इंसेंटिव की नजर से बनी थी कि एक इंसेंटिव कंज्यूमर्स को दिया जाएगा कि वो हाउस आपने वो सोलराइजेशन करे, और वो आप नहीं दे। अगर वो आप रिवर्स करेंगे तो उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगी इकोनॉमी पे और उस पे अफेक्ट आएगा। और फिर आपका जो नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है जिससे आपकी इंपोर्ट हो रही है काफी व्हीकल्स, वो भी एक काफी आपकी अफेक्ट करती है एनर्जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल, मैं सब आपकी जैसे एक और सवाल करूं फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब एक और चीज मुझे समझा दें, फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ये जो रिपोर्ट गवर्नेंस के साथ के बारे में खदशात होते हैं, हमेशा से हमारे यहाँ पे कॉमन मैन को बहुत ज्यादा खदशात हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये रिपोर्ट उस खदशात को दूर करती है तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि कैसे उन खदशात को दूर करती है? कैसे इसको जरा सिंपल कर दें, सिंपल वर्ड्स में समझा दें इसकी शफाफियत का। रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आपको कह रहा है कि आप कैसे एक बिजनेस बेटर कर सकते हैं, या कैसे आप अपना जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्चुअली जो अपनी जो आई वुड से इन्वॉल्वमेंट जो है इकोनॉमी में या जो बिजनेस प्रैक्टिसेस वो कम करेगी, वो एफिशिएंसी की तरफ लेके आएगी। बट उसको जो रिफॉर्म्स को जो मॉनिटर करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए इंश्योर करना है कि आपकी आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है, ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट है,
वो कम हो जाए, जैसे डिजिटाइजेशन की तरफ या आपका एआई की तरफ जाए या आपके वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया जाए कि आप उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ वाइट पेपर की तरफ यूज किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन तो वो अलग डिपार्टमेंट्स नहीं करनी है, और वो फिर आपके लिए डिफरेंट उसको आपके डिपार्टमेंट्स की वो स्टडी होनी पड़ेगी या आपको वो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हर डिपार्टमेंट इस रिफॉर्म को किस तरह इंट्रोड्यूस करेगा और किस तरह मॉनिटर करेगा कि इंश्योर के आपके जो बेसिक जो अवाम है उसको किस तरह फायदा किया जाए। ठीक हो गया। मियाँ साहब से जानते हैं, मियाँ साहब अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखें, हम यहाँ पे बैठ के आम आदमी की बात करते हैं, आम शहरियों की बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट में भी अगर मैं आम शहरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं, आम शहरियों के लिए इन इस्लाहात का क्या मतलब होगा, मतलब उनके लिए ये कैसे फ्रूटफुल साबित होंगी? नहीं, आम शहरी तो रिपोर्ट से नहीं मुतमिन होगा, वो ज़ाहिर हमारा भी अवेयरनेस का या एजुकेशन ये जो इस्लाहात वो लेवल नहीं है, लेकिन आम शहरी से इस्लाहात से होगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि एक पटवारी अगर 1-1 लाख रुपया 200 रुपए की फर्द के ऊपर लेगा नाजायज रिश्वत वगैरह, तो अगर वहाँ पे डिजिटलाइजेशन होगी और किसी आदमी का जो हकूक उसके मलकियत के हैं वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो पटवारी के हाथ में होता है उसकी बजाय डिजिटल रिकॉर्ड में आ जाए और ट्रांसपेरेंटली उसको वो 100, 500, 200, 1000 रुपए में वो फर्द मिल जाए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करवाई जाएगी, उस चीज से मुतमिन होगा ना जी। अब ये स्टार्ट तो हुआ था बड़ा एम्बिशियसली, शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले टेन्योर में जब या सेकंड टेन्योर एज सीएम पंजाब वो किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला लैंड रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट भी बना, कंप्यूटराइज फर्दें भी लोगों को मिली, लेकिन कुछ जाके थोड़ा सा मामला रुक गया। अब ये बात जो डॉक्टर साहब ने भी की, मैं उससे बहुत ज़्यादा उसको एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि दुनिया में जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं इसके इकोनॉमिक, वो उनमें लेसर गवर्नमेंट का के ऊपर ज़्यादा जोर है। कि जैसे अभी वाकई ये बात है कि गवर्नमेंट जितनी भारी बिग साइज़ की और उसकी इंटरवेंशन होंगी, उतने प्रोसेसेस फेजेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये भी एक भारी पर जो कॉस्ट का लफ्ज़ बोला जा रहा है ना, वो इतना लोड आ जाएगा आपके ऊपर मालियाती, वक्त की भी देखे ना ज़िया है, मतलब वक्त का भी ज़िया जो है ना वो भी कॉस्ट में आ जाता है, पैसे का ज़िया तो कॉस्ट में आता ही आता है। दुनिया ने कम्पीट लोग कैसे किए, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, एक $1 बिलियन कंपनी थी बाहर की, उसके बारे में पढ़ रहा था कि उसको थोड़ा बहुत नुकसान होने लग पड़ा पहले ब्रेक इवन प्रॉफिट में जाते हुए, तो उन्होंने स्टडी किया, हमारे जैसे डॉक्टर साहब जैसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आए मैदान में कि भाई मसाइल क्या है, तो पता चला कि वेस्टेजेस बहुत हो रही थी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ नहीं थी, इतने मराहल थे, फेजेस इतने थे ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह आप देखें रिफॉर्म्स वैसे होते रहते हैं दुनिया में। अब मिसाल के तौर पे आपके यहाँ जब पहले स्पिनिंग मिल्स होती थी 12,500 स्पिंडल की, ये आपकी धागा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ कॉटन की, तो बाद में स्पिंडल ही तकरीबन डिस्कार्ड हो गए दुनिया में, वो रोविंग के रोटेशन का सिस्टम आ गया, रोटरी। तो इस तरह दुनिया में बहुत सी चीज़ें अब जैसे चेंजेस हो रही हैं, तो रिफॉर्म्स उसके मुताबिक कंपैटिबल हमें लानी पड़ेंगी, अदरवाइज हम फिर आइसोलेट होते जाएंगे, तो कितनी देर मांगेंगे भी हम। वी हैव टू बी कंपैटिबल। और दूसरा यह है कि हम पे जिस किसी ने भी आने वाली गवर्नमेंट ने, अब की गवर्नमेंट है या आने वाली है उसके बाद आने वाली, उन्होंने जितना ये बोझ अपने ऊपर कंधे पे ये लेके कब तक चलेंगे, जब तक इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे कंपैटिबल विद द वर्ल्ड डे टू डे रिक्वायरमेंट्स एंड चेंजेस। तो वो जरूरी है। जैसे एआई दुनिया में आ गई, वो भी है। फिर इस तरह की जैसे आपका प्राइवेट सेक्टर भी अपने अंदर बड़ी तेजी से रिफॉर्म कर रहा होता है, सेल्फ रिफॉर्मेशन पे चल रहा होता है, तो उसके साथ भी तो गवर्नमेंट ने अपने आप को कंपैटिबल बनाना ना। तो गवर्नमेंट अदरवाइज आईपीपी की जैसे बात करती हैं आप, आईपीपी में जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आ जाती है वो कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं टुवर्ड्स इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इनपुट ही इतना महंगा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या दुनिया से कैसे कम्पीट करेगी? आपकी एक्सपोर्ट्स एक जगह पे आके जामद हो जाएंगी। तो एक्सपोर्ट्स तो तभी होंगी ना कि आपके यहाँ वो इनपुट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव ना हो और अफोर्डेबल हो। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ समझा दीजिए, ये जो रिपोर्ट है खारजा अमूर और सफारतकारी में इस्लाहात के बारे में, अगर मैं इंकशाफात की बात करूं तो आपके ख्याल में ये उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं या वो इस रिपोर्ट के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हैं? ये सर आपका वापस रिपीट करें, मुझे वो सुनाई नहीं दिया है। सॉरी सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये इस रिपोर्ट को सामने रखें, खारजा अमूर और सफारतकारी इस्लाहात के बारे में जो इंकशाफात हैं, क्या वो इस रिपोर्ट के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं या ये रिपोर्ट उनके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती है? अच्छा, तो ये बात ही आ गई आपकी कि बेसिकली ये आपके जो बाहर जो ट्रेड मिशन वगैरह जो हैं, इसमें उनकी जो नेचुरली स्टैंडर्ड का जो इशू आप वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है क्या वो,
अच्छा, इसमें हमारे चैलेंजेस वही है कि हमने बाहर जो हमारे जो ट्रेड मिशन से जो काम करना है वो कैसे करना है, राइट? तो उसमें एक आपका आ जाएगा कि वो जो आउटरीच है हमारी है कि नहीं। हमारे तकरीबन अबाउट 11 फॉरेन मिशंस या कुछ है जिसका ये रिपोर्ट ने मेंशन किया हुआ है कि उसकी इंप्रूवमेंट करनी है। उसके अबाउट बिजनेस रिलेशंस में बनाने, तो हमारे जो आप देख रहे हैं कि एग्जीबिशंस या जो भी आप ट्रेड की तरह बात करेंगे और ठीक है। बिजनेसेस के लिए जो आपको करने हैं इंप्रूव, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो आउटरीच कैसा है जो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप दूसरे मुल्कों को आप कंपेयर करें तो उसमें क्या जाता है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके लिए। ठीक तो आई है। थिंक उसमें ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगेन वी आर एट हमारे जो नेचुरली ट्रेड मिशन का जो काम है वो काफी इन दैट सेंस लेस है, बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स आप देखें कितनी है, तकरीबन अबाउट 30 बिलियन, और वो टीवी है उस पे, उससे ज्यादा ग्रो ही नहीं होती। तो उससे जो लिंकेज है आपका बिजनेस अगर रिफॉर्म्स लाने हैं और आपको सक्सेसफुल करने हैं तो नेचुरली आपको एक्सपोर्ट्स पे इंक्रीज करने की बड़ी फोकस है, और उसके लिए आपके जो ट्रेड मिशन का जो डेवलपमेंट है वो आप नजर नहीं आता उस पे। तो आई थिंक उसमें ये उस पे एक बड़ा ही आ जाता है। तो आपकी जो फॉरेन ऑफिस का जो काम है इस पे एग्जीबिशंस करना या पाकिस्तान के जो बिजनेस को बाहर प्रमोट करना, वो काफी हमारा लैक नजर आता है। तो आप उस पर कोई भी रिपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें यही है, रिफॉर्म्स अगर आपको करने हैं तो अगेन आपको यही इंश्योर करना है कि जो आपके जो ट्रेड मिशंस वगैरह जो आउटरीच है, राइट, आपके जो एक्सपोर्टर्स है या आपके जो एक बिजनेस को आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो बाहर अगर वीजा ही नहीं ले सकता आपके जाने के लिए, बाहर ठीक है। बिजनेस करने के लिए, तो वो कैसे वो अपना बिजनेस डेवलप करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर आदिल साहब, आपने मुझे इस रिपोर्ट की, चूंकि मैंने आपसे खारजा अमूर सफारतकारी के हवाले से पूछा तो आपने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है सामने रखे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, इन पॉइंट्स को जो डॉक्टर साहब ने सामने रखे हैं मज़ीद डिस्कस करेंगे। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल, आपने मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।